हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने गांधी जी को पहला पार्ट था, वहाँ पे हमने देख ली थी सारी चीज़ें की जो देखे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है। जमुनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने पांचवें पुत्र की उपाधि दी थी। जो अगर किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको अगला जो ये वीडियो है आज का उसको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो लास्ट में हमने पढ़ा था 1899 से 1902 में जो बोअर युद्ध हुआ था, वहाँ पे गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मदद करी थी। और साथ ही साथ जो जुल्लू विद्रोह हुआ था, वहाँ पे भी गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए गांधी जी को बोअर रत्न और जुल्लू रत्न की यहाँ पे उपाधि दी गई थी। इसके बाद गांधी जी 1901 में पुनः भारत आए और पहली बार यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, और वो था कलकत्ता अधिवेशन। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक अखबार आता है। देखिए, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इस अखबार को शुरू किसने किया था? मदन जीत ने डरबन से प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? मदन जीत ने डरबन से प्रारंभ किया। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में मदन जीत ने डरबन से प्रारंभ किया, लेकिन सलाह किसकी थी? गांधी जी की सलाह पर मदन जीत ने इसको प्रारंभ किया था। अगर हम पहले संपादक की बात करें इसकी, तो मनसुख लाल हीरालाल नजर इसके पहले संपादक थे। मनसुख लाल कौन है? जब मैंने आपको बताया था 1897, जब बोअर युद्ध में बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे जब गांधी जी ने ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था एम्बुलेंस कोर का यहाँ पे गठन किया था ना, ताकि जो अंग्रेज, जो घायल अंग्रेज हैं, उनकी क्या की जा सके? सेवा की जा सके, उनको राहत सामग्री दिलाई जा सके। तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस कोर का गठन गांधी जी ने किया था, तो इसके अधीन थे कौन? मनसुख लाल। तो गांधी जी के अधीन मनसुख लाल ने एम्बुलेंस कोर में गांधी जी की मदद करी थी, यानी कि उनके अधीन थे। तो मनसुख लाल यहाँ पे क्या है? पहले संपादक हैं किसके? इंडियन ओपिनियन के। और पहला अंक इसका कब प्रकाशित हुआ? जून 1903 में इसका पहला अंक प्रकाशित होता है। इसके अन्य संपादकों की बात करें तो देखिए, किचन हो गया, पॉलाक हो गया, अल्बर्ट वेस्ट हो गया, मणिलाल गांधी हो, ये अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए हो सकता है। जैसे आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लेक्चर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी यूके पीएससी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण है। पहला संपादक महत्वपूर्ण है, साप्ताहिक पेपर है, ये महत्वपूर्ण है, और पहला अंक जून 1903 में प्रकाशित हुआ था, ये महत्वपूर्ण है यूके पीएससी के हिसाब से। अगर हम बात करें कितनी भाषाओं में यह अखबार प्रकाशित होता था, तो 4 भाषाओं में यह अखबार प्रकाशित होता था। तो भारतीयों की मांग को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मदन जीत ने क्या किया? अखबार प्रारंभ किया। संपादक कौन है? मनसुख लाल हैं। और जब मनसुख लाल की मृत्यु हो जाएगी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऊपर एक मिनट, मनसुख लाल की यहाँ पे जब मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ पे अन्य संपादक ये है किचन पोलाक, ठीक है, अल्बर्ट वेस्ट और मणिलाल गांधी। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी हो गई, तमिल हो गया, अंग्रेजी हो गया और गुजराती हो गया। तो यहाँ पे ये भाषाएं भी आपको ध्यान रखनी है कि कितनी भाषाओं में ये अखबार प्रकाशित होता था। हालांकि बाद में हिंदी और तमिल को यहाँ पे बंद कर दिया गया, लेकिन प्रारंभ में ये 4 भाषाओं में ही प्रकाशित होता था। तो हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और गुजराती। अब होता क्या है, यहाँ पे अखबार घाटे में जाने लगता है। जब ये अखबार का प्रारंभ हुआ था, तो अखबार घाटे में जाने लगा। तो यहाँ पे जो डरबन से ये अखबार निकाला गया था, जो डरबन की प्रेस थी, उसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद 1904 में फिनिक्स में एक फर्म खरीदी गई। तो 1904 में फिनिक्स में एक फर्म खरीदी गई, और यहाँ से फिर इस अखबार का संचालन हुआ, इंडियन ओपिनियन का। तो इंडियन ओपिनियन का संचालन फिर बाद में कहाँ से हुआ? फिनिक्स से हुआ। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना फिर 1904 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1912 में यह फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो 1904 में जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई, तो यहीं से इंडियन ओपिनियन फिर चलाया गया। फिनिक्स आश्रम में क्या होता था? अपने साथियों को शांतिपूर्ण और संयम तरीके से अहिंसक सत्याग्रह के लिए यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता था फिनिक्स आश्रम में। और इसी को इस सत्याग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। फिनिक्स फर्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो फैक्ट आता है 1906। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी 1904 हमने पढ़ा, इसके बाद 1906। 1906 में क्या है? देखिए, यहाँ पर गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। यह एक्ट भारतीयों के पंजीकरण से संबंधित था। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि थोड़ा मन में डाउट ना रहे। देखिए, ट्रांसवाल में एक कानून लाया गया। कहाँ? ट्रांसवाल में। ट्रांसवाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। मैप में देख लीजिएगा, मैप का मैंने प्रयोग नहीं किया इसमें। तो ट्रांसवाल में एक कानून लाया गया कि जो भी एशिया के लोग हैं, तो एशिया, भारत एशिया में आता है, तो भारत के जो लोग हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, कहाँ? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, उन्हें पंजीकरण करवाना जरूरी है। और उस पंजीयन पत्र को 24 घंटे अपने पास रखना पड़ेगा। उस पंजीयन पत्र को क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे अपने जेब में रखना पड़ेगा। यदि किसी के पास वो पंजीयन पत्र नहीं मिलता है, तो उसे देश निकाला घोषित किया जाएगा, यानी कि उसे दक्षिण अफ्रीका से फिर बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो गांधी जी ने इस पंजीकरण का विरोध किया, इस एक्ट का विरोध किया, और गांधी जी ने अपना पंजीकरण इसमें नहीं करवाया। गांधी जी ने पंजीकरण क्या बोला कि मैं पंजीकरण नहीं करवाऊंगा। और जिन लोगों ने पहले से पंजीकरण कर रखे थे, उनके पंजीकरण जो पत्र था उसको भी गांधी जी ने जला दिया।
1908 तक स्थिति आते आते बहुत नाजुक हो गई और 1908 तक क्या होने लगा, यहाँ पे जिसके पास पंजीयन पत्र नहीं था उन्हें जॉब से भी हटाया जाने लगा। कहाँ से? जॉब से भी हटाया जाने लगा, यानी कि जिसके पास पंजीयन पत्र नहीं होगा उसे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अब जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इसके बाद जब यहाँ पे लोग जॉब से भी वो होने लग गए तो यहाँ पे रतन टाटा ने क्या किया था, 25,000 रुपये की मदद भेजी थी। 25,000 रुपये की मदद भेजी थी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 1914 तक ये मामला चलता रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये ध्यान रखना 1906 में क्या हुआ, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध हुआ। 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया कहाँ, ट्रांसवाल में, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्ट का गांधी जी ने विरोध किया और इसी के विरोध में गांधी जी ने फिर अफ्रीका में पहली बार क्या किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का प्रयोग किया। थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग, जो मगनलाल गांधी है, मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह नाम दिया था और गांधी जी ने फिर इसको क्या नाम दिया, सत्याग्रह नाम दिया। गांधी जी ने क्या नाम दिया, सत्याग्रह नाम दिया। इस प्रकार ट्रांसवाल में जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये, कि गांधी जी ने पहली बार कहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग किया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए कहानी इसके पीछे बहुत है समझाने के लिए, मतलब बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कहानी बताऊँ आपको और थोड़ा बहुत आपको मतलब यहाँ पे जो मेन फैक्ट हैं वो कवर करते हुए चलूँ। तो गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से मिली। अब देखिए थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक, ये जर्मन विचारक हैं, उनकी पुस्तक है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है दोस्तों सविनय अवज्ञा। थोड़ा सा देखना क्या होता है, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा भारत में भी करेंगे गांधी जी, तो सविनय अवज्ञा होता है, अर्थात विनय पूर्वक कहना, विनय पूर्वक कहना, यानी विनय से कहना, विनय पूर्वक कहना कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। सविनय यानी कि विनय के साथ कहना कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, विनय पूर्वक कहेंगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, विनय पूर्वक कहेंगे, तो यहाँ पे जब लोगों ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें क्या हुआ, जॉब से निकाले जाने लगा। जॉब से निकाले जाने लगा तो लोग क्या होने लग गए, बेरोजगार होने लग गए। फिर लोग जब बेरोजगार होने लग गए तो आर्थिक संकट से यहाँ पे जब गुजरे तो इनकी सहायता के लिए फिर रतन टाटा ने क्या किया, भारत से 25,000 रुपये की मदद भेजी थी। उस समय 25,000 रुपये बहुत होते थे। बात चल रही है 1908-9 के आसपास की बात चल रही है। तो जब यहाँ पे 25,000 रुपये भेजे, फिर यहाँ पे जब जॉब से निकाला गया लोगों को, भारतीय लोगों को, तो गांधी जी ने इनके पुनर्वास के लिए फिर क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्या किया, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। तो सारी चीज़ें लिंक है और सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट से यहाँ से शुरू हुई है चीज़ें, और ये भारतीयों के पंजीकरण से संबंधित था। जब यहाँ पे गांधी जी ने इसका विरोध किया तो यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग हुआ, सत्याग्रह का प्रयोग हुआ, और इसी के आंदोलन के दौरान गांधी जी 1908 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं, फिर जेल जाते हैं। तो इसी दौरान गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में क्या है, फिर जेल जाते हैं। तो भारतीय लोगों को पुनर्वास के लिए यहाँ पे फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना होती है। तो टॉलस्टॉय फॉर्म कहाँ है, ट्रांसवाल में था। मेन फैक्ट हमें ध्यान रखना है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसके नाम पर हुई है, रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर यहाँ पे गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म यहाँ पे नाम दिया था। वर्तमान समय में इसको गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। और जो जर्मन मित्र थे इनके, हरमन कालेनबेक, इनकी सहायता से इन्होंने स्थापित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि पहले भी आया हो। तो हरमन कालेनबाग की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी थी। बहुत ही अच्छे दोस्त थे गांधी जी के, बल्कि जो कालेनबेग थे गांधी जी के प्रति इतनी अटूट निष्ठा रखते थे कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय उन्हें हनुमान कहते थे। किसको, कालेनबेग को हनुमान कहते थे। ये रामचंद्र गुहा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधी जी की दोस्ती और कालेनबेग की दोस्ती इतनी तगड़ी थी कि जो अफ्रीका के लोग थे, अफ्रीका के जो भारतीय थे, वो कालेनबेग को क्या कहते थे, हनुमान कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उनकी गांधी जी के प्रति अटूट आस्था थी। तो ये ध्यान रखेंगे, जर्मन मित्र हरमन कालेनबाग की सहायता से इन्होंने यहाँ पे टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी थी। 1910 में स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना होती है। अब आगे चलते हैं। 1909 में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गांधी जी लंदन जाते हैं और वहाँ पे भारतीयों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज किल्डोनन कैसल पर
गुजराती भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो नवंबर 1909 में कहाँ पे लिखी इन्होंने? जहाज के ऊपर बैठ के इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। बाद में ये इसका स्वयं अंग्रेजी अनुवाद भी करेंगे, लेकिन मूल रूप से किस में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 1910 में यह पुस्तक पहली बार 1910 में यह पहली बार पुस्तक स्वरूप में प्रकाशित हुई। तो पुस्तक के रूप में एक प्रकाशित कब हुई? 1910 में हुई। लिखी कब गई थी? 1909 में लिखी गई थी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई। और कहाँ पे लिखी गई? जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जहाज किल्डोनन कैसल पर वापस आ रहे थे। इसके आगे के वीडियो में देखें, हम थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको सही लग रहा है ऐसे तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्योंकि टाइप करने का समय नहीं है। टाइप करने में वही टाइम लग जाएगा, फिर बहुत वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं फटाफट से लिख रहा हूँ और थोड़ा जितना भी समझाने लायक होता है उतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।